बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, कोरोना वायरस से मुतल्लिक अच्छी खबर यह है कि इससे बचाव के लिए एक मौसर वैक्सीन तैयार कर ली गई है और जो उसके ह्यूमन ट्रायल्स हुए हैं 4000 से ज़्यादा अफराद पर, तो ये पता चला है कि 90% ये काम कर रही है और कोरोना की लपेट से बचा सकती है। लेकिन इससे मुतल्लिक बुरी खबर यह है कि कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आ रही है और पाकिस्तान में भी रोज बरोज केसेस में इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 23 अमवात हुई हैं, 1637 अफराद इन्फेक्ट हुए हैं इस वायरस से और जो एक्टिव केसेस की तादाद है वो 20,000 से तजावज़ कर गई है। जबकि पाकिस्तान के बड़े शहरों में पॉजिटिविटी रेशियो डबल डिजिट है और मैं देख रहा था हैदराबाद, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर जो शहर हैं वहाँ, जिसमें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची भी शामिल हैं, ये 15%, 14% तक पहुंच चुकी है। यानी बायस से तशवीश सूरत हाल है। इससे कैसे नबर्द आजमा होना है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरी तरफ मुल्क का सियासी महाज भी गर्म है। हुकूमत और PDM आमने सामने हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कल एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कमेटी का इजलास भी किया। उस हवाले से क्या काउंटर स्ट्रेटेजी है और मुल्क की मईशत के हवाले से भी जो इशारे हैं वो मुस्बत हैं, लेकिन जो महंगाई है इसका जिन बेकाबू। इन तमाम नुकात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है विफाकी वजीर हैं बराए मनसूबाबंदी व स्पेशल इनिशिएटिव्स असद उमर साहब और NCOC के सरबराही भी आप कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब प्रोग्राम सच के साथ के लिए वक्त निकालने का। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो मेरा पहला सवाल है कि हमने देखा कि कोरोना वायरस पे हमने बड़ी हद तक काबू पा लिया था। ज़ाहिर बात है ये वायरस है, इसका सदेबाप जब तक से वैक्सीन अद्वियात नहीं आती वो नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह ताला के करम के बाद अच्छी स्ट्रेटजी थी। अब दोबारा से इसकी सेकंड सर्च में तेजी आ रही है। नंबर्स मैंने व्यूअर्स के सामने शेयर किए। मैं आपसे जानना चाहूंगा इसकी क्या वजूहात बनी और इसके सदेबाप के लिए अब आप कौन से ऐसे इकदाम उठा रहे हैं जिनसे इस पर काबू पाया जा सकता है? सबसे बड़ी वजह जो बनी ना, जो अभी आपको इसको दूसरी लहर नज़र आ रही है और केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वो वजह ये बनी कि पाकिस्तानियों ने ये फैसला कर लिया कि कोरोना मुल्क से ख़त्म हो गया, इसलिए अब हमें एहतियात की ज़रूरत नहीं है। और ये पिछले कोई 4-5 हफ्ते से मैं भी और फैसल सुल्तान भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। और अगर आपने सुना होगा तो हमारी वो जो कॉल होती है फ़ोन पे, मोबाइल फ़ोन पे एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, तो उसके ऊपर भी पैगाम इस वक्त जो आ रहा है उसमें भी ये पिछले चंद हफ्ते पहले हमने तब्दीली करवाई थी और उसमें यही कहा जाता है कि क्योंकि बदएहतियाती हो रही है उसकी वजह से फैलाव बढ़ रहा है। बड़ी सादा सी बात है, डॉक्टर्स ने कुछ सादा सी चीज़ें हमें बताई हुई हैं कि अगर आप ये एहतियात कर लेंगे, उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है ये मास्क पहने, जहाँ भी आप भीड़ के मुकामात पर हों या ऐसे बंद कमरा जहाँ पे और ज़्यादा लोग हों तो वहाँ पर ये मास्क पहनना ज़रूरी है। दूसरों से ज़रा सा फासला रखना है, मुसाफा नहीं करना, आपने उसके बगैर ही सलाम करना है। और जब भी जैसे जैसे मौका मिले तो आपने या सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर लेना है या हाथ साबुन से पानी से धो लेने। इतनी सादा सी चीज़ें अगर इसके ऊपर अमल कर लें तो बहुत बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। अब जो है दोबारा से आपने देखा कि ज़रा सख्ती भी की जा रही है और कोशिश यही है कि लोगों के रवैयों के अंदर तब्दीली लाई जाए, बजाय इसके कि हमें लोगों ऐसे फैसले करने पड़े जिससे लोगों का रोज़गार उनसे छिने और लोगों की जो ज़िंदगी है, जो माशी ज़िंदगी है, वो असरअंदाज हो। असद उमर साहब, एक और पॉलिसी भी अक्सर जो माहिरीन उनका कहना है कि अगर इस तरह पॉजिटिविटी रेशियो बढ़ रही हो तो सर्किट ब्रेकर लॉकडाउन, यानी कि शॉर्ट टर्म का एक लॉकडाउन होता है जिससे जो इसका इन्फेक्शन और पॉजिटिविटी रेट है उसमें खातिर खा कमी लाई जा सकती है। ये कोई मामला, ये नुक्ता ज़ेर खौर है या आप समझते हैं सर्किट ब्रेकर लॉकडाउन इस मामले का फिल वक्त हल नहीं है? नहीं जी, देखिए जिस तरीके से हमने अपना एक पूरा निज़ाम बनाया था बड़ा साइंसी बुनियाद के ऊपर, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड था, उसमें हॉटस्पॉट्स हम जनरेट करते हैं, यानी उन इलाकों की निशानदेही करते हैं जहाँ पे केसेस की तादाद ज़्यादा बढ़ रही है और फिर वो इंतज़ामिया के साथ शेयर की जाती है मालूमात और उसकी बुनियाद के ऊपर वो लॉकडाउन करते हैं, जो टारगेटेड लॉकडाउन होते हैं या जिनको स्मार्ट लॉकडाउन किया जाता है। जब केसेस की तादाद बहुत कम हो गई थी तो हम माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन उसको कहते थे, यानी कि सिर्फ उस घर में जिसके अंदर कोई मरीज़ है या ज़्यादा से ज़्यादा उस गली के अंदर जिसमें कोई ज़्यादा मरीज़ हैं। लेकिन क्योंकि तादाद में इजाफा हो रहा है तो आपने देखा होगा और इस्लामाबाद में भी आपने अनाउंसमेंट्स देखी होंगी DC की ऑफिस की तरफ से आई हैं कि अब ज़रा बड़े पैमाने के ऊपर हमने लॉकडाउन करने शुरू कर दिए हैं। मुकम्मल सारे मुल्क को बंद कर दो, वो हमने पहले दिन से कहा था वो कोई इलाज नहीं है, वो सस्टेनेबल नहीं है, तो उसकी तरफ हम नहीं जा रहे। लेकिन ये जो टारगेटेड लॉकडाउन्स हैं
इनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है और इनकी जो एरिया है उसको भी ज़रा बढ़ाया जा रहा है। अच्छा साहब, आपने कहा रवैयों में तब्दीली जो है वो बहुत ज़रूरी है और आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम देख रहे हैं एक तरफ एनसीओसी मुतनब्बे कर रही है लोगों को कि जैसे आपने कहा समाजी फासला रखें, मास्क पहने और एहतियात करें। दूसरी तरफ सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियाँ हो रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हाफजाबाद और स्वात में अवामी इज्तिमात से खिताब किया और वहाँ पर जो लोग थे मौजूद थे उन्होंने कोई SOPs को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ है, कुछ आपने सिफारशात सामने रखी हैं कि क्या इसी तरह ये जलसे जुलूस और रैलियां और पावर शो होता रहेगा या फिर कोई SOPs के साथ कदगनें लगाई जाएंगी? क्योंकि शादी हाउस वगैरह पे तो आपने 20 नवंबर से पाबंदी लगाई है कि वो इनसाइड हॉल कोई फंक्शन नहीं कर सकते, जिसपे वो काफ़ी मोतरज हैं और कोर्ट जाने का भी कह रहे हैं। अवामी इज्तिमात के वाले से कोई आज फैसला हुआ है वफाकी काबीना के इजलास में? जी, आज मैंने इसी कोरोना के मुतालिक एक काबीना के अंदर प्रेजेंटेशन भी की थी और उसमें इसी बात की निशानदेही की थी कि जिस तेज़ी से ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, अगर आपने इकदाम फौरी तौर पर ना किए तो उसके अंदर जानों का भी नुकसान होने का ख़दशा है और उसके साथ साथ लोगों के रोज़गार के नुकसान का भी ख़दशा है। तो वफाकी हुकूमत ने और वज़ीर आज़म ने उसके बाद हिदायत दी हैं और उन्होंने कहा है कि NCOC को फौरी तौर पर मीटिंग्स करके अपनी दोबारा से कोई सिफारिशात लेके आनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ बता दूं कौम को कि NCOC 2 दफ़ा पिछले 2 से 3 हफ्ते के अंदर ये NCC के सामने सिफारिशात, NCC वो फोरम है जिसको वज़ीर आज़म चेयर करते हैं और तमाम पाकिस्तान के वज़राए आला उसके मेंबर्स हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर उसके मेंबर हैं और चंद वफाकी वज़ीर जो हैं वो भी उसके मेंबर हैं। वहाँ पर हम 2 दफ़ा NCOC की तरफ से ये सिफारिशात ले जा चुके हैं कि ये जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं या ये जो पब्लिक मकामात पर ज़्यादा लोगों का जमा होना, चाहे वो किसी वजह से हो, चाहे वो क्रिकेट मैच के लिए हो या वो किसी मेले के लिए हो या वो किसी सियासी फंक्शन के लिए हो, इसके ऊपर कदगन लगाने की ज़रूरत है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो वबा इतनी तेज़ी से फैलेगी कि फिर जो आपको फैसले करने पड़ेंगे उससे लोगों के रोज़गार भी असरअंदाज होंगे। तो लेकिन क्योंकि ये मामला ऐसा है सियासी, जैसे आपने कहा सारी सियासी पार्टियां इसको सरगर्म में बाहर निकली हुई हैं और ये जो हमारी तजवीज़ है ये तजवीज़ तमाम पार्टियों के लिए थी बशमूल तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन ये नहीं होगा कि कोई एक पार्टी ये काम रोक दे। तो इसलिए दोबारा हम कोशिश कर रहे हैं NCOC की तरफ से ये तमाम वज़राए आला को हम मुशावरत के अंदर शामिल करके कोशिश कर रहे हैं कि एक यकसुई के साथ ये पैगाम आए, तमाम कौमी लीडरशिप की तरफ से पैगाम आए कि एहतियात की ज़रूरत है। और गिलगित बल्तिस्तान तो बात समझ में आती है, वहाँ तो 15 तारीख को इलेक्शन है, तो वहाँ तो समझ में आती है कि वहाँ पे कोई जलसे हो रहे हैं, अगले 3-4 दिन की ये बात रह गई है जी। लेकिन बाकी पाकिस्तान में तो ना कोई इलेक्शन होने वाला है, जितने मर्जी जलसे कर लें, जो पार्टी के देखने वाले होते हैं उनको बड़ा मज़ा आता है और ज़बरदस्त काम हो गया, लेकिन उससे सियासत कोई नहीं बदलती और ना ही कोई इलेक्शन है जो बाकी पाकिस्तान के अंदर ऐसे होने वाले हैं। तो बिल्कुल कोई वजह नहीं है कि ये इतने बड़े बड़े जो जलसे हम कर रहे हैं और उससे जो हम ख़तरा पैदा कर रहे हैं वबा के फैलाव का, उस ख़तरे को मोल लिया जाए, ये गैर मंतकी बात है। लेकिन असद साहब, आप तो बड़ी एक सीनियर वॉइस है। हमने देखा जब गुस्ताखाना हरकत हुई कौमी असम्बली में, जब करारदाद के वक्त काफ़ी पॉलिटिकल टेम्परेचर्स बढ़ गए थे, आपने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था। लेकिन अपोजिशन ने तो अब पूरा अपना एक प्लान दिया हुआ है। 22 नवंबर को पेशावर में गालिबन जलसा है, फिर मुल्तान में है, फिर लाहौर में है, फिर लॉन्ग मार्च है। और ये भी जानना चाहेंगे कि PTI की क्या काउंटर स्ट्रेटजी है, क्योंकि हाफजाबाद और स्वात में तो आप लोगों ने भी अवामी इज्तिमात से खिताबात किए, तो कैसे रीच आउट किया जाएगा सीरियसनेस, क्योंकि ये सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। तो आज तक कुछ चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन है अपोजिशन के साथ कि उन्होंने तो एक पूरा अवामी राब्ता मुहिम की डेट्स दी हुई हैं और उस सिलसिले में कमेटियां बनी हुई हैं, कैसे इससे फिर निपटा जाएगा? देखिए, उसके अंदर दो मुख्तलिफ बातें ना, एक तो ये कि जैसे मैं पहले भी बोलता था कि ये क्या साबित होगा कि ये जो अपोजिशन जो है जलसे कर रही है, तो क्या हम जलसे नहीं कर सकते? तो मेरी अगर ज़ाती ख्वाहिश होती तो मेरे ख्याल में सवात और हाफजाबाद भी ना होता, लेकिन ज़ाहिर है ये तो नहीं हो सकता कि सारी पाकिस्तान की सियासी पार्टियां जो हैं सरगर्मी करती रहे और तहरीक इंसाफ जो है वो ना करे। लेकिन कम से कम आपने ये तो देख लिया कि अगर तहरीक इंसाफ भी चाहे, जब चाहे, जिस मुल्क का आप सूबा बताएं हम वहाँ पे आपको एक बड़ा जलसा करके दिखा देंगे। इससे साबित क्या होगा? जहाँ तक वो अपना पैगाम ले जाना चाहते हैं, वो अपने वर्कर्स के साथ मिलना चाहते हैं, वर्कर कन्वेंशन करना चाहते हैं, ज़रूर करें।
जरूर अपना सियासी पैगाम लेके जाएं। आजकल तो ये डिजिटल जमाना है, तो मीडिया का जमाना है, कमरे के अंदर बैठ के सामने अपने फोन के ऊपर एक मैसेज रिकॉर्ड करें, वीडियो, तो सारी दुनिया के अंदर फैल जाता है। तो कोई जल्द से करने की जरूरत नहीं है। अपना जो भी वो पैगाम, जो उनका सियासी हक बनता है, जो भी वो बात आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं, जरूर पहुंचाएं, लेकिन इस तरीके से पहुंचाएं कि वो अपनी खुद उनकी जो की हुई तकारीर हैं इन्हीं सियासी लीडरान की, जिसमें वो लॉकडाउन 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 के मुतालबे करते थे, तो उन्हीं तकारीर को ज़रा दोबारा देख लें तो शायद वो मुख्तलिफ तरीके अंदाज से अपनी मुहिम को आगे लेकर चलेंगे। सर, सऊदी हाल्स के हवाले से बताइएगा। उनकी एसोसिएशन ने भी कहा है कि ये चूँकि आपके और हम सब के इल्म में है कि दिसंबर जो है और जनवरी पाकिस्तान में अब कोरोना है, हम वी हैव टू चेंज आवर सेल्स, लेकिन शादी का एक सीज़न होता है और उनकी बुकिंग्स हुई हुई हैं। और मैं आज भी देख रहा था खबरों में कि वो इस 20 नवंबर के बाद की जो आप लोगों के अहकामात हैं उनका हम मानने से इनकारी हैं। और कराची में भी जो कारोबारी हल्के हैं, क्योंकि टाइमिंग्स भी दे दी गई हैं और 10 बजे तक जो है वो मार्केट्स खुली जा सकती हैं, इनसे कैसे कोई इंगेज किया जाएगा इनको, या क्या तरीका कार इख्तियार किया जाएगा सैयद उमर साहब? जी, तरीक़ेकार तो यही है। और हमने ख़ास तौर पे जब मैंने ये फ़ैसला हुआ था, एनसीसी के ने फ़ैसला किया था ये शादी अंदर की शादी, पहले ज़रा सा एक्सप्लेन कर दें क्यों हम कह रहे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा ख़तरा, अब तो कई माह से ये वबा हमारे साथ है, सारी दुनिया ने इसको देखा है, तो अब ज़्यादा लोगों को समझ में आ गया है, माहिरीन बेहतर समझ सके हैं कि ये किस तरीके से वबा फैलती है। सबसे ज़्यादा ख़तरा कहाँ होता है? जहाँ किसी बंद जगह पर आप मौजूद हों और वहाँ बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हों। उसको ख़तरे को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है कि उन तमाम लोगों ने मास्क पहना हुआ हो। अब अगर शादी का फंक्शन है और वहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है, तो वो मास्क पहन के तो नहीं खाना खाया जा सकता। तो यानी बहुत सारे लोग भी होंगे, वो एक बंद जगह पर भी होंगे और उन्होंने मास्क भी नहीं पहना होगा, तो इससे ज़्यादा ख़तरा आप पैदा कर नहीं सकते। इसीलिए हम ये कह रहे हैं, बिल्कुल शादियाँ तो होनी चाहिए, लेकिन शादी होना जो है वो किसी बंद कमरे के अंदर होना ज़रूरी नहीं है। ये एक किसी कारोबारी शख्स की तो ज़रूरत ये हो सकती है, लेकिन ये माशरे की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसलिए कहा था कि इंगेज किया जाए इन लोगों के साथ और इनको मुतबादिल आउटडोर जो है वो लोकेशंस दी जाएं, ताकि इनका जो डेकोरेशन है वो भी सारी इस्तेमाल हो, क्रॉकरी भी इस्तेमाल हो, जो खाना जिससे बनवाते हैं वो भी इस्तेमाल हो, जो इनके वेटर्स बैराज वाला है वो भी इनके इस्तेमाल हो, तो इनका कारोबार भी चलता रहे लेकिन ख़तरा भी कम हो सके। और उसके लिए हमने जो तजावीज़ दी थी वो सूबाई हुकूमत को ये भी दी थी कि जब तक ये कदगन है, यानी 31 जनवरी तक, तो उस वक़्त तक जो सरकार के पास अगर कोई खुली ज़मीन मौजूद है तो उसमें मुफ्त इजाज़त दे दें। रजिस्ट्रेशन जो भी जिसके पास मैरिज हॉल है उसको फ्री के अंदर ये इजाज़त दे दी जाए कि वो बाहर उनके लिए डिमार्केट कर दें जगह, वहाँ पे वो शादियाँ करवा सके। और आवाम से भी मैं बराह रास्त अपील यही करूँगा कि बेहतर है, सर्दियों का वक्त है, मौसम ज़बरदस्त है, दिन की शादियाँ करें। अक्सर होती हैं, ऐसी भी नहीं कि बात को हम कोई अनहोनी बात कर रहे हैं। ये अक्सर ऐसे हम देखते हैं कि दोपहर के बाद बाहर शादी होती है, बाहर शादी करें ताकि आपके बच्चों की खुशियां भी हों और साथ ही साथ किसी के लिए खतरा भी ना पैदा हो। नहीं, ये आपने सही किया। और केपी में तो ये बड़ा रिवाज है कि बारात और वलीमे जो है वो दिन के होते हैं। मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि पीटीआई के कहना है कि लाइव्स एंड लाइवलीहुड के दरमियान आप लोगों ने बैलेंस रखना है, और उसने पे ऑफ भी किया। जब पहले फेज में कोरोना वायरस के वार शिद्दत इख्तियार कर गए थे, तो अभी भी दुकानदारों और कारोबारी हलकों के हवाले से, लाइव्स एंड लाइवलीहुड के हवाले से यही बैलेंस बरकरार रखा जाएगा सुदमर साहब? जी, सिर्फ ये कह दूं कि जो आप केपी का कह रहे हैं वो सिर्फ केपी नहीं है। मुझे अपनी ज़िंदगी में जो मैंने पहली शादी अटेंड की थी अनवार, वो याद आ रही है। वो मेरी एक तायजाद बहन की शादी थी। अच्छा। सबसे बड़ी हमारी जो है, और वो मुझे याद है वो मॉडल टाउन के अंदर शादी हुई थी और मंडी बहाउद्दीन से बारात आई थी। और ये मैं बात कर रहा हूँ आज से तकरीबन कोई 1969 की मैं बात कर रहा हूँ। आप सोचे, अच्छा। 50 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बहुत छोटा था उस वक्त का। तो ये पंजाब के अंदर भी होता है, बाकी पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है। और दूसरी बात, बिल्कुल असल कोशिश यही करने की कोशिश करें ना कि हम किस तरीके से वबा के फैलाव के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काबू रख सकें, और इस तरीके से काबू रखें कि लोगों के रोजगार का कम से कम नुकसान हो। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये जो जलसे हो रहे हैं सियासी पार्टियों की, सियासत ने कहीं नहीं जाना और सियासत करने के हज़ार और भी तरीके होते हैं।
लेकिन कोई ऐसा काम जिसमें लोगों का कारोबार बंधा हुआ है। इसी तरीके से मैंने आपको तफसील से बताया कि जो शादियों का भी जो हमारा फैसला है उसको भी हम हमारी जो एडवाइस है वो ऐसी है कि इस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए कि उस शादी को कराने के जो कारोबार से रिलेटेड जो लोग हैं, मुनल्लिका लोग हैं, जो जी उनकी नौकरियां हैं, उनके ऊपर भी कम से कम नुकसान हो, कम से कम डिसरप्शन हो। सर, ये वैक्सीन के हवाले से ज़रूर बताइएगा। कल ये खबर आई थी और जो अमरीकी सदर हैं, अभी तो वो लेम डक हो जाएंगे, वैसे तो हो भी गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बड़ी खबर है और वैक्सीन तैयार कर ली गई है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से भी ट्रायल्स हो रहे थे पाकिस्तान में, किस नहज पर हैं वो ट्रायल्स? क्योंकि ये तो उनकी जानिब से तो आ गया और मैं देख रहा था बरतानिया ने और दीगर ममालिक ने ऑर्डर्स भी जो हैं वो बुक कराने शुरू कर दिए हैं और नवंबर के एंड में कहा जाता है कि शायद वैक्सीन दस्तयाब हो जाएगी। इस पॉइंट पे पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, असद उमर साहब? देखिए, पहली तो ये जो वैक्सीन जिसकी अभी अनाउंसमेंट भी हुई है उसको भी अगर आप देखें तो 2020 के अंदर तो वो मुश्किल से कोई 5 करोड़ वैक्सीन की बात कर रहे हैं। 7 अरब की दुनिया है, तो ना होने के बराबर है। और वो अगले साल जो है वो को 1.3 अरब वैक्सीन की बात कर रहे हैं। तो अगले साल के आखिर तक की बात कर रहे हैं। उसके अंदर भी जैसे आपको पता है कि ये जो वैक्सीन जो इस वक्त कामयाब जिसका एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये ऐसी वैक्सीन है जिसको -80 डिग्रीज, -80 डिग्री टेम्परेचर के अंदर इसको स्टोर किया जाता है। यानी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत एडवांस स्टोरेज कैपेसिटीज इसके लिए आपको चाहिए, जो पाकिस्तान जैसे ममालिक में ना होने के बराबर होती हैं। तो ये वो वैक्सीन नहीं है जो बड़ी तादाद में, पहली बात तो ये दुनिया में बड़ी तादाद के लिए फ़िलहाल फौरी तौर पर नहीं अवेलेबल होगी, इसमें कुछ टाइम लगेगा। लेकिन जब वो ज़रा ज़्यादा बड़ी तादाद में आएगी भी तो जो अमीर तरीन मुल्क हैं, जो ज़्यादा एडवांस ममालिक हैं, वहाँ पे ये पहले ज़्यादा दस्तयाब होगी। हमारी बिल्कुल चाइना के साथ जो है एक वैक्सीन की तो जो स्टेज 3 के ट्रायल्स होते हैं, यानी जो सबसे एडवांस, सबसे आखिरी जो उसका मरहला होता है ट्रायल्स का, वो पाकिस्तान के अंदर भी कंडक्ट किए गए हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है तारीख के अंदर कि पाकिस्तान ने किसी वैक्सीन की ट्रायल का हिस्सा बना है और उम्मीद यही है कि वहाँ से अच्छे मजबूत नताइज आएंगे। तो जो दूसरी जो वैक्सीन्स हैं, 3 या 4 वैक्सीन जिसमें चाइना की भी हैं, दूसरे भी ममालिक की हैं, जिनमें ज़रा उम्मीद नज़र आती है वो एडवांस स्टेजेस के ऊपर हैं, उनमें ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये जो बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर स्टोरेज वाला है। तो जब वो अवेलेबल होती हैं तो फिर हमारे लिए ज़ाहिर है वो एक बेहतर खबर होगी। लेकिन ये सब के बावजूद हमारे जो माहिरीन हैं उनकी राय ये है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद के अंदर वैक्सीन की दस्तयाबी जो है वो अगले साल की गर्मियों से पहले नहीं होगी। अच्छा, ये तो आपने बता दिया, टाइमलाइन दे दी। मैं असद उमर साहब एक सवाल कोरोना के हवाले से और फिर देन आई विल स्विच गेयर्स टू पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी में आपसे जानना चाहूँगा। हेल्थ सिस्टम हमारा प्रेशर में आया था और आप लोगों की यही कोशिश थी कि इसको तैयार किया जाए। ऑक्सीजनेटेड बेड्स की आपने बात की थी, वेंटिलेटर्स के हवाले से बात हुई थी, अद्वियात जो रेमडेसिविर हैं या दीगर जो अद्वियात हैं उनके हवाले से एज वी स्पीक हमारा हेल्थ सिस्टम और एक अस्पताल भी बनाया गया था इस्लामाबाद में, अब कोविड करने के लिए ज़्यादा बेहतर तैयार है? खुदा न खास्ता सेकंड सर्ज में ज़्यादा लोग जो हैं, क्योंकि ये सांस की बीमारी से वाबस्ता है और मौसम सरमा का ऑनसेट हो चुका है, तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर तैयार है। और चूंकि आप इस्लामाबाद से MN हैं, इस्लामाबाद में पॉजिटिविटी रेट इतना क्यों ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रावलपिंडी? मैं फिगर्स देख रहा था, वाई इज सच अ बिग डिफरेंस बिटवीन रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद, जबकि जुड़वा शहर है। नहीं, मैं आखिरी वाले सवाल का पहले जवाब दे दूं, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो कोई एक दिन में, क्योंकि एक दिन से दूसरे दिन जो है वो वेरिएबिलिटी होती है। अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखें तो इस्लामाबाद और पिंडी के जो पॉजिटिविटी रेट्स हैं उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इस्लामाबाद ज़रा सा ज़्यादा था पिछले हफ्ते, लेकिन अगर आप कल के पॉजिटिविटी रेट्स देखें तो इस्लामाबाद से पिंडी का बहुत ज़्यादा था, 7% से ज़्यादा था पिंडी के अंदर, जबकि इस्लामाबाद में 4 कुछ फीसद था। पिछले जो औसतन पिछला एक हफ्ता था उसमें इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 5% था, पिंडी में 4.2% था, शायद 4% ज़रा सा ज़्यादा था। कराची 8% था, बहलपुर 8% था, तो पेशावर इसी तरीके से 5.8% है। सारे पाकिस्तान के अंदर आपको नज़र आ रहा है बड़े शहरों के अंदर जो है पॉजिटिविटी बढ़ती चली जा रही है। जहाँ तक आपने तैयारी की बात की, बिल्कुल हमारा जो अस्पतालों का सिस्टम है, आपको पता है कि जो सबसे अहम चीज़ होती है इसके अंदर, जब कोई खुदा न खास्ता पेशेंट जो है क्रिटिकल हो जाता है, तो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो असरअंदाज करती है वो लंग्स को करती है, सांस की तकलीफ़ जब शिद्दत इख्तियार करती है तो क्रिटिकल होता है पेशेंट। सबसे ज़्यादा जो वजह सिर्फ वो नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो केसेस में होता है,
तो इसलिए ऑक्सीजन वाले बेड्स जो हैं अस्पतालों के अंदर हमारे, जिसके ऊपर मरीज को ऑक्सीजन सप्लाई सप्लीमेंट की जा सके, यानी कुदरती तौर पर वो जितनी सांस के साथ ऑक्सीजन ले सकता है, उसके अंदर अगर कमी हो रही है, सैचुरेशन लेवल उसका गिर रहा है, तो उसको मजीद उसके लिए सपोर्ट के, एक्सटर्नल सपोर्ट के ज़रिए उसको ऑक्सीजन फराहम की जाए, वो सबसे अहम इंटरवेंशन बन जाती है। वो पाकिस्तान के अंदर बेड्स की कमी थी। टोटल जो कोरोना के लिए अवेलेबल थे वो 3000 से कुछ थोड़े ज़्यादा थे। हमने 2800 बेड्स का मज़ीद इजाफा किया सारे पाकिस्तान के अंदर, बड़े शहरों के अंदर ज़्यादातर कॉन्सनट्रेट किया, लेकिन तमाम सूबों के अंदर। सो आप समझ लें तकरीबन के 80% इजाफा कर दिया हमने अवेलेबल ऑक्सीजनेटेड बेड्स के अंदर। तो सप्लाई तो डेफिनेटली हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम की बेहतर है, लेकिन फिर भी लातादाद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेहतियाती शुरू कर देंगे, चलें बीमार भी पड़े तो कोई बात नहीं, अस्पताल चले जाएंगे। एक तो खुदा न खास्ता बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराम होने के बावजूद आप अमेरिका जैसे मुल्क में देखते हैं कि 1,000 लोग से ज़्यादा एक दिन के अंदर अमवात हो रही हैं। भारत में बहुत अरसा चलता रहा कि एक दिन के अंदर 1,000 से ज़्यादा अमवात होती थी। तो सिस्टम में कैपेसिटी तो ज़रूर बढ़ गई है, लेकिन हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला करम करे और किसी को भी इस कैपेसिटी की ज़रूरत ना पड़े और अस्पताल तक नौबत ना पहुंचे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। असद उमर साहब, थोड़ी सी सियासत पे ज़रा बात कर लेते। मैं आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट 11 जमाती इतिहाद है, मुख्तलिफुल ख्याल सियासी जमातें हैं, लेकिन जब हम उनसे गुफ्तगू करते हैं वो कहते हैं हमारे एक दूसरे से इख्तलाफात हैं मुख्तलिफ नुकात पर, लेकिन एक नुक्ते पे वो इकट्ठे हो गए हैं कि आप PTI की हुकूमत को चलता करें, और डेडलाइंस दी जा रही हैं दिसंबर जनवरी की। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, बीइंग अ पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, और ज़ाहिर बात है PTI में आपका बड़ा वज़न है, वेट है, आपकी राय मुकद्दम समझी जाती है, क्या आप लोगों की स्ट्रेटजी है कि ये जो PDM है जिसमें बिल्कुल ही मुख्तलिफुल ख्याल जमातें आपके खिलाफ इकट्ठी हो गई और एक नुकाती एजेंडा है, उससे क्या इंगेज किया जाएगा, उसका कैसे काउंटर करेंगे? क्योंकि वो तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं, अब जल्द से जुलूस होंगे, नए मिसाक की बात कर रहे हैं। जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो PDM वाले जो हैं बड़ी ज़बरदस्त धुआंधार वो तारीखें भी दे रहे हैं। सिर्फ मुझे ये ख्याल आ रहा था उनसे अगली दफ़ा पूछ लीजिएगा कि वो जो दिसंबर और जनवरी की बात करते हैं तो वो कौन से साल की बात करें। मतलब अगर वो दिसंबर 2023 की बात करें तो वाकई में मुझे भी लगता है कि दिसंबर 2023 में जो है ना तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अगर वो 2020 की बात करें तो फ़िलहाल तो ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। देखिए, सवाल बहुत सादा सा है कि हुकूमत बदलेगी कैसे। अगर हमारी कोई तब्दीली की वो बात कर रहे हैं तो, और अगर उनके दिमाग में कोई जहन में ऐसा है कि खाका है कि जिससे पूरा निज़ाम ही गिर जाएगा, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी, तो वो फिर उनको बरमला को खुल के बात करनी चाहिए कि जी हम तो ऐसा काम करने जा रहे हैं। अगर नहीं ये करने वाले तो जितना मर्जी जुलूस कर लें, वो 5,000 का कर लें, 50,000 का कर लें, 5 लाख का कर लें, हम भी सब TV भी देखेंगे, हम भी बोलेंगे जी बड़ा अच्छा जलसा किया था, लेकिन उससे हुकूमत कैसे बदलेगी? तो अभी तक मैंने कभी उनसे ये नहीं सुना कि ये हुकूमत बदलेगी कैसे। हाँ, वो ज़ाहिर है अपना सियासी वज़न अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी मुझे लगता है कि कभी कभी तो ऐसा शक होता है कि हमसे मुकाबला कम है, उनका आपस में मुकाबला ज़रा ज़्यादा चल रहा होता है कि मेन अपोजिशन की पार्टी कौन है। मौलाना जो है वो समझते हैं पिछले साल के धरने के बाद, और एक ये भी अमूमी राय है कि जी लोग तो उनके पास हैं जो निकलेंगे, जो सड़कों पर आएंगे, तो इसलिए वो कहते हैं कि जी मैं तो कुदरती लीडर हूँ PDM का, तो मैं इस वक्त सबसे बड़ी ऑपोजिशन हूँ। मुस्लिम लीग नून कहते हैं सीटें हमारे पास ज़्यादा हैं और इसलिए हम नेचुरल लीडर्स हैं इस मूवमेंट के। पीपल्स पार्टी कहती है कि जी नवाज शरीफ साहब ने जो एक खुदकश जैकेट पहनकर, पता नहीं खुद को तो उड़ा रहे हैं कि नहीं उड़ा रहे, लेकिन बाकी मुस्लिम लीग नून को सियासी तौर पे वाकई में उसको उड़ा रहे हैं, तो उसके बाद तो फिर पीछे सिर्फ पीपल्स पार्टी रह जाएगी। तो वो तो मुझे लगता है आपस की कश्मकश ज़्यादा है कि इस सारी घनगरज के बाद कौन इमर्ज करता है कि इनमें से सबसे बड़ा लीडर कौन है जो तहरीक इंसाफ को चैलेंज कर सके अगले इलेक्शन के अंदर। इस्तीफों की बात भी करते हैं असद उमर साहब, वो और कहते हैं एज ए लास्ट ऑप्शन हम एन ब्लॉक मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। तो उससे तो आप नहीं समझते कि बाई इलेक्शन कराना मुमकिन होगा इतनी बड़ी सीटों पर? सर, पहली बात तो ये बाई इलेक्शन कराना मेरा तो काम ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन का काम है, उनकी आईनी जिम्मेदारी है। जितनी सीटें खाली होंगी उसके ऊपर बाई इलेक्शन करा देंगे, तो उसमें तो कोई हुकूमती राय की बात नहीं है। उसके अंदर आइन बड़ा वाज़ेह है, उसमें तो कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ आइन के अंदर कि अगर सीट ज़्यादा हो तो बाई इलेक्शन नहीं होगा।
बड़ा वाज़ेह तरीक़ेकार लिखा हुआ है, किस तरीके से सीट खाली होने के बाद कितने दिन के अंदर इलेक्शन कराना है, और जैसे मैंने कहा इलेक्शन कराना भी हमने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कराना है। जहाँ तक सीटें छोड़ने का और रिज़ाइन करने का ताल्लुक है, आप सिंध की हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है, आप भी इधर ही हैं, हम भी इधर ही हैं, देखते हैं पीपल्स पार्टी अपनी सिंध की हुकूमत कैसे छोड़ के रिज़ाइन करती है। अच्छा, ये सवाल मैंने कल नफीसा शाह साहबा से पूछा था, उन्होंने कहा ये ऑप्शन भी टेबल पे है। बारकैफ आपका ये तो जो गुफ्तगू है वो रिकॉर्ड हो रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अपने सियासी बयानिए में वो बढ़ती हुई महंगाई और आवाम बिलखसूस मतवसत तबके और लो इनकम ग्रुप का जो इस पे प्रेशर बन रहा है उसको इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा, और आपकी तर्ज हुक्मरानी, आपका चीनी और आटे के मामले को जिस तरह हैंडल किया गया, इस पे हद तनकीद ठहराया जाता है। तो ये तो सच भी है असद उमर साहब, आप भी हल्के की सियासत करते हैं, महंगाई तो सर चढ़कर बोल रही है और डबल डिजिट फूड इन्फ्लेशन है, इस ये तो आप लोगों को पॉलिटिकली हिट कर रही है बात। सर हमारा चैलेंज ही भैया, हमारा हमारा मुकाबला जो है वो है ही महंगाई के साथ है। हमारा कोई इस वक्त जो है, जब इलेक्शन होगा तो ज़रूर इन सियासी पार्टियों के साथ मुकाबला होगा, इस वक्त हमारा मुकाबला जो है वो सिर्फ महंगाई के साथ है। और इसीलिए आप ये देख लें कि अगर वज़ीर आज़म का शेड्यूल निकाल के देखें, पिछले 2 माह का जब से ये पीडीएम के जलसे वारा शुरू हुए हैं, आप खुद वो शेड्यूल उठा के देख लें कि वज़ीर आज़म जो हैं वो गवर्नेंस के मामलात, महंगाई से कैसे डील करना है, आटा चीनी इसके ऊपर कितना टाइम लगा रहे हैं और ये सियासी मामलात पे कितना लगा रहे हैं, तो आपको उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि वज़ीर आज़म के जहन के अंदर और हमारे जहन के अंदर हमारा इस वक्त असल चैलेंज क्या है और हमारा मुकाबला किससे है। और उसके अंदर कुछ कुछ अब आके बेहतरी होनी शुरू हुई है, लेकिन अभी बहुत और काम करने की ज़रूरत है। और असल काम ही वही है, आवाम के लिए बहुत सारी अच्छी मईशत की खबरें भी आई हैं। हमने ये भी देखा है कि मईशत जहाँ दुनिया कोरोना के साथ स्ट्रगल कर रही है, अगर आप पहले वाला हिस्सा प्रोग्राम का याद रखें कि दुनिया के अंदर हो क्या रहा है इस वक्त, पाकिस्तान कोई जजीरा नहीं है बाकी सारी दुनिया से लाताल्लुक, सारी दुनिया की मईशतें जहाँ बैठ गई हैं, वहाँ पाकिस्तान में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की 5% आपको ग्रोथ भी नज़र आई है, वहाँ पर मोटरसाइकिल्स की रिकॉर्ड सेल्स भी होते हुए नज़र आई हैं, वहाँ पे सीमेंट की तारीखी सेल्स होती हुई नज़र आई हैं। एक माशी जो जमूद था वो पाकिस्तान में टूटता हुआ नज़र आ रहा है, और ऐसे वक्त में टूटता हुआ नज़र आ रहा है जब हमारे चारों तरफ जो है वो मईशतें जो हैं वो बिल्कुल डूबी हुई हैं कोरोना की वजह से। तो अच्छी खबरें भी आ रही हैं, लेकिन महंगाई वो चैलेंज है जो सबसे अव्वलीन चैलेंज है हुकूमत का, और उसी की बुनियाद पे अनवार ये फैसला जो होगा ना, ये इनकी ऑपोजिशन की और पीडीएम की तकरीरों और जलसों से कोई भी नहीं होने वाला। अगले इलेक्शन का फैसला जो होगा वो होगा इसी बात के ऊपर, या तरीके इंसाफ जल्द इलेक्शन से दो महीने पहले नहीं, अगले 2-4 महीने के अंदर इस महंगाई के ऊपर काबू पाकर और उसके बाद दबा के रखेगी, दोबारा अफरात ज़र को नहीं बढ़ने देगी इलेक्शन तक। जिस सूरत के अंदर मेरा मानना यह है कि अवाम जो है वो पिछली दफ़ा से ज़्यादा वोट दे के कामयाब करेंगे, और अगर हम उसके अंदर नाकाम हो गए तो फिर हम सियासी तौर पे बहुत भारी कीमत अदा करेंगे उसकी। असद उमर साहब, किचन आइटम्स मैं आपसे जानना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है आपने कहा कोविड की वजह से पूरी दुनिया की मईशतें बेहाल हैं, लेकिन हम ज़रई मुल्क हैं और ज़ाहिर बात है हमें गंदम और आटा, इसके लिए हमें खुद से सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। 17 मिलियन टन की कमी क्यों कर वाक़या हुई, बर वक्त फैसला साजी के ऊपर संजीदा सवालात उठते हैं, कब दरामद करानी है, कब नहीं करानी, दरामद का क्या रेट होगा, हम अपने गंदम की वीट सपोर्ट प्राइस जो है वो कितनी मुकर्रर करें ताकि हमारा किसान ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मुल्क में गंदम उगाए, आटा लोगों को मैसर हो, चीनी की कीमत लोकल बनती है, क्या वजह है कि 55 रुपये किलो रेट है, 105 रुपये 110 रुपये मिलती है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, इसकी तशखीस निशानदेही हो गई है कि वो कौन सी काली भेड़ें हैं जिनकी वजह से आवाम की जेबों पर इजाफी बोझ पड़ रहा है, चीनी की 1 रुपये 1 किलो कीमत में और आटे की भी 1 किलो कीमत में, और जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है उस पर कोई फैसला हो गया है कि कितनी मुकर्रर की जानी चाहिए ताकि जो इम्पोर्टेड गंदम है कम से कम वीट और जो हमारा किसान उसको तरगीब मिले। इस हवाले से क्या फैसला साजी हो रही है, कुछ इस हवाले से बताएंगे हमारे व्यूअर्स को। जी देखें, जहाँ तक आपका सवाल ये है कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक ज़रई मुल्क है, आज भी हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा जो है वो ज़राअत के साथ मुंसलिक है, इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो है हमें तो खुद कफ़ील होना चाहिए। बात उसूली तौर पे बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये कोई पिछले 2 साल की बात तो नहीं है। पाकिस्तान जो है अरबों डॉलर की ज़रई अजनास जो है वो पाकिस्तान में इम्पोर्ट की जाती हैं, दरामद की जाती हैं, और ये सालों से नहीं है, दहाइयों से मामला चल रहा है। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है जिसके अंदर बेहतरी लाने की बिल्कुल ज़रूरत है। जहाँ तक आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, देखें ये ज़रूर इसके ऊपर बात होती है।
कि कीमतें बढ़ी और कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए थी, और उसके अंदर लोगों ने गलत फैसले भी किए होंगे और उसकी वजह से नुकसान भी हुआ। लेकिन मैं ऐसी याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो 100 रुपए किलो चीनी के ऊपर तूफान है, ज़रा रिकॉर्ड उठा के देख लें पिछली हुकूमतों के अंदर, जब आज से मैं कई साल पहले की बात कर रहा हूँ, अफरात ज़र तो आहिस्ता आहिस्ता कीमतें बढ़ती चली जाती है ना, ये इससे ज़्यादा चीनी की कीमतें पहले भी रह चुकी हैं। सो बिल्कुल इसके ऊपर वज़ीर आज़म ने ख़ुद भी ज़ाती तौर पे भी बहुत टाइम गुजारा है। बुनियादी तौर पे अगर आप मुझसे छोटी बात बोलेंगे, दोनों चीज़ों के ज़रा सा फ़र्क था। आटे के अंदर ये हुआ है कि आटे की कीमत पाकिस्तान के अंदर जो है वो कम हो गई और बाहर मुल्कों दुनिया के अंदर ज़्यादा होगी, और उसकी बड़ी एक वजह जो बनी वो ये नहीं थी कि कीमतें पाकिस्तान में कम कर दी गई, वो इसलिए कि जब डिवैल्यूशन हुई, जब पाकिस्तान की करेंसी की कदर गिरी, तो वो आटा जो $100 की अगर कीमत पहले 100 रुपये बनती थी या 105 रुपये बनती थी, वो अब 160 रुपये बनने लग गई। तो बाहर की कीमतें बढ़ गई और उसकी वजह से शक ये है कि कुछ आटा मुल्क के अंदर बाहर भी गया। लेकिन हमारी जो कंजम्पशन है, यानी पाकिस्तानी जो आटा इस्तेमाल करते हैं, वो हर साल उसके अंदर तकरीबन 3 लाख टन का इजाफा होता है, क्योंकि आबादी बढ़ती चली जाती है, उसके साथ साथ इजाफा होता है, लेकिन हमारी जो पैदावार है उसमें इजाफा नहीं हो रहा। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म आपका गैप क्रिएट होता जा रहा है। अगर आपने इसके अंदर फैसले नहीं किए और आपने अपनी प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ाया, तो ये तो अब सालाना आप देखेंगे कि पाकिस्तान को गंदम इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। आखिरी सवाल जो आपका था गंदम की कीमत, मुझे आज एक बहुत ज़रूरी काम था असेंबली के अंदर, तो उसके लिए मैं प्राइम मिनिस्टर से इजाज़त लेके गया था कैबिनेट में। उसके बाद डिस्कशन थी, मुझे नहीं पता कि फाइनल फैसला आज हुआ या बताया नहीं जा रहा है हुआ। 1650 रुपए फी मन शायद मुकर्रर की गई है। अभी तक की जो इतलात है कि 1650 रुपए। आप समझते हैं अगर ये मुकर्रर की गई है तो ये ठीक फैसला है, ये सही है? ईसीसी में 1650 का ही फैसला हुआ था कल, लेकिन मुझे नहीं पता कि काबीना ने आज उसको रेटिफाई किया या उसके अंदर तब्दीली की गई। जो पहले आई थी सिफारिशात, उसमें जो सबसे बड़ा सूबा जो गंदम पैदावार करता है वो पंजाब है जी। और उसके बाद सिंध आता है। सिंध ने तो कोई सिफारिशात पहले दी नहीं थी। पंजाब की 1650 की ही सिफारिश आई थी। तो वो जो ईसीसी का फैसला जो कल इन्होंने लिया था, वो भी वो पंजाब ने जो पहले सिफारिशात की थी उसके मुताबिक था। असद उमर साहब, ये बताएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब अक्सर कहते हैं और वो सही कहते हैं कि माफियाज जो हैं वो हर जगह पर मौजूद हैं। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी काबीना मीटिंग में जो खबरें बाहर आती हैं, मीडिया इतलात के मुताबिक शायद काम करने के लिए उस तरह तैयार नहीं रह, जैसे आप लोग जो स्पीड चाहते हैं। ये माफियाज का तोड़ रियासत ने निकालना है, चाहे वो शुगर माफिया हो, वीट माफिया हो, तेल माफिया हो, या और जगहों पर ये जो माफियाज बैठे हैं, ये रियासत का काम है इनको ख़त्म करे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एंटी स्टेटस को जमात के तौर पे आई थी, इन माफियाज को ख़त्म कर देगी? देखिए, इसका जो ख़त्म करने का तरीका है ना, कि आप शॉर्ट टर्म के अंदर तो आप बड़े ज़बरदस्त इंतज़ामी फैसले करें और 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वाकई में स्ट्रक्चरल तरीके से एक रिफॉर्म के इस्लाहात के ज़रिए निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं, तो हमारे जो निज़ाम है फ्री मार्केट सिस्टम के अंदर, उसके अंदर हर मुल्क के अंदर एक इदारा होता है जिसका काम होता है कि वो नज़र रखे कि कोई ऐसा कार्टेल, कोई ऐसा माफिया ऑपरेट ना करे और सप्लाई एंड डिमांड की बुनियाद के ऊपर, फ्री मार्केट की बुनियाद के ऊपर मुकाबला हो और उस मुकाबले का फ़ायदा जो है वो आवाम तक पहुँचे। पाकिस्तान के अंदर वो इदारा जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अगर आप देख लें तो पिछले चंद साल से उनके जो फैसले थे वो कोर्ट के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं हो सक रहे थे, उनका कानून चैलेंज हुआ हुआ था। तो वो ख़ुद वज़ीर आज़म की हिदायत के ऊपर अटर्नी जनरल ने फॉलो अप किया और बड़ी मेहनत के साथ वो अब फैसला आया है और हुकूमत के हक़ में फ़ैसला आया है। और कंपटीशन कमीशन में नए लोग भी लाए गए हैं और वज़ीर आज़म ने उनको हिदायत भी दी हैं कि आप बग़ैर किसी खौफ ख़तर आपने काम करना है अपना, और जहाँ जहाँ आपको ये नज़र आता है, जिसको टेक्निकल ज़ुबान के अंदर एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस कहते हैं, या अवामी आप ज़ुबान में कह सकते हैं कि जहाँ पे माफियाज ऑपरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर पूरी कानून की ताकत के साथ उनके ख़िलाफ़ अमल किया जाए। और कोई उसके अंदर ये नहीं, अब तो वज़ीर आज़म दिखा चुके हैं कि अगर कोई भी चीज़ उनको नज़र आती है जो आवाम की बेहतरी के लिए नहीं है, तो फिर वो अच्छे बुरे के अंदर तमीज़ नहीं करते, फिर वो जो भी आवाम की बेहतरी के लिए है वो मुश्किल से मुश्किल फ़ैसला करने के लिए तैयार होते हैं। सर ये बताएगा, जहांगीर तरीन साहब वापस आ गए हैं पाकिस्तान, योर थॉट्स एंड कमेंट्स?
सर मेरे उसे कोइंसिडेंस है कि किसी ने जिस दिन वो आए हैं उससे 2-3 दिन पहले किसी ने मुझसे प्रोग्राम में पूछा था कि जी आप वो नवाज शरीफ को कहते हैं जहांगीर तरीन भी बाहर है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन का क्या मुकाबला। नवाज शरीफ जो है वो सज़ा याफ्ता कैदी जो मफरूर हैं, झूठ बोल के मकर करके वो बुज़दिलों की तरह छुपे हुए हैं लंदन जाकर, और वहाँ से वो स्टेटमेंट ऐसे देते हैं कि वो नया चे गुएरा वही पैदा हुए हैं। जहांगीर वो तो तरीन आप के पर खिलाफ ताक ताक कोई कर हमले कन्विक्शन करते हैं नहीं वहां है, से उनके तकरीर में। खिलाफ वो जबरदस्त सर, वो मैं बता रहा हूँ ना, वो कि इस वक्त तो चे गुएरा अगर देख ले तो वो समझे कि उनसे बड़ा इनकलाबी कोई नहीं है। और वो अपने साथियों को सब यहाँ पे कह भी रहे हैं कि आस्तीनें चढ़ा लो और खुद को जैकेट पहनो और जाके अपने आप को उड़ा लो, लेकिन मैं लंदन में बैठा रहूंगा, मैं हैरिड्स में शॉपिंग करता रहूंगा, लेकिन तुम जो है ना सब जो है वो जाके अपने आप को खुद को हमले कर करके उड़ा लो। लेकिन जहांगीर तरीन जो हैं उनकी बाकी शुगर इंडस्ट्री जिस तरीके से है, उनके रिपोर्ट आई, उसमें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हुई, उसकी बुनियाद के ऊपर इदारों को अपने अपने केसेस बनाने के और फॉलोअप करने के लिए हिदायत दे दी गई है। जहांगीर तरीन को उतना ही हक हासिल है जिस तरीके से आसफ जरदारी की भी शुगर मिले हैं, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब की भी शुगर मिले हैं। ये सारे शुगर मिल वाले जो हैं इन सबके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा है, उनको पूरा मौका दिया जाएगा कानून के अंदर। हो सकता है कि जो इल्ज़ाम लगा है वो दुरुस्त साबित हो सकता है कि जो इल्ज़ाम लगा है वो गलत साबित हो, और उनमें से कोई या सब या कुछ लोग उनमें से जो है सुर्खरू होकर बाहर आ जाएं, तो उनका कोई मुवाजना नहीं। आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं। जहांगीर तरीन वो बाहर रहना चाहते थे, बाहर रहे, इलाज के लिए गए थे, अब वो वापस आ गए। अपोजिशन का कहना है एक यार्ड स्टिक नहीं है एहतिसाब के हवाले से। जिस तरह अपोजिशन को क्या एहतिसाब हो रहा है, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी उनका रेफरेंस जो है इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे, लेकिन वो पाबंदे सलासिल हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी का भी ये कहना है कि जिस तरह हमारा एहतिसाब हो रहा है, हुकूमती सफ़ों में जो लोग हैं या जो PTI से वाबस्ता हैं या नरम गोशा रखते हैं, और कहते हैं उनके, ये अक्सर हमारे शोज़ में कहते हैं कि खुरे जाकर काबीना में निकलते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं आटा चीनी के हवाले से उनके खिलाफ उस तरह कार्रवाई नहीं होती जिस तरह अपोजिशन के खिलाफ होती है। अच्छा सियासी जुमला है, जुगतबाजी अच्छी है, लेकिन हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एक साहब हैं, आपने शायद उनका नाम सुना, अलीम खान साहब, सुना है आपने नाम उनका? जी वो क्या है? वो सिर्फ तहरीक इंसाफ में नहीं है, वो पंजाब के सिटिंग मिनिस्टर जी, और उनके खिलाफ नैब ने कोई कन्विक्शन नहीं की थी, अभी तहकीकात हो रही थी, उनको उठा के डाल दिया जेल के अंदर। वो कई महीने जो है जेल के अंदर बैठे रहे, उसके बाद वो बाहर आ गए। सिफ्तैन खान तहरीक इंसाफ MPA, मिनिस्टर काबीना के अंदर, प्राइम मिनिस्टर के नीचे वाली सीट के MPA, किसी नॉर्मल सीट के भी नहीं, उनके ऊपर वाली सीट के MNA जनाब इमरान खान साहब हैं, वजीर आजम पाकिस्तान है, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही थी, कोई कन्विक्शन नहीं थी, उठा के उनको अंदर जेल में फेंक दिया नैब ने, सिटिंग मिनिस्टर्स को। तो ये पता नहीं किसकी बात करते हैं कि वो दो मुख्तलिफ जो है ज़ाब्ते हैं। हाँ, एक दौरा मेयार हमें बिल्कुल नजर आया जिसकी पूरी पाकिस्तान की तारीख में नज़ीर नहीं मिलती। अगर आपको कोई ऐसा केस पता है तो प्लीज़ मेरी तालीम के लिए मुझे ज़रूर इसका बताइएगा। कोई आपको पाकिस्तान की तारीख में याद है कि एक कन्विक्टेड कैदी, एक सज़ा याफ्ता कैदी जेल काट रहा हो और कोर्ट बोले कि इस बेचारे की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और हमारे ख्याल में इसको बाहर जाके इलाज कराना चाहिए और उसको लंदन रवाना कर दिया जाए? ये सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ है। ये दौरा मेयार तो हमें जरूर नजर आया। आप ही की हुकूमत ने उन्हें भेजा ना सर, दौरे मेयार की बात करते हैं, लेकिन आप ही की हुकूमत ने उनको भेजा ना, फिर ECL से सर हमारी हुकूमत ने नहीं भेजा था। नहीं, बिल्कुल हमारी हुकूमत ने नहीं, बिल्कुल नहीं भेजा, बिल्कुल नहीं भेजा था हमारी हुकूमत ने। कोर्ट ने यह कहा था कि वजीर आजम से बोलो कि गारंटी लेकर आए कि मियां नवाज शरीफ जिंदा रहेंगे। तौबा नौजुबिल्ला, मतलब वो चाहते थे कि अगर ये वजीर आजम सर्टिफिकेट दे देते तो उनके ऊपर तो सीधा सीधा जो है वो जुर्म लगना था, जो हमारे दीन के अंदर सबसे बड़ा जुर्म हो सकता है। वो तो खुदाई का दावा है, कौन इंसान ये बता सकता है कि जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। और हमारी हुकूमत ने तो ये कहा था कि हमारे ख्याल में ये साहब वापस नहीं आएंगे। तो अरबपति नहीं, महा अरबपति लोग हैं, वो भी कोई मेहनत की कमाई नहीं है, वो भी अवाम का ही पैसा है जो इनके पास है। तो कम से कम इनके साथ इनसे एक बॉन्ड रखवा दिया जाए 7 अरब रुपए का। उन्होंने कहा नहीं जी, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, इनके जमानत जो है वो कौन देगा, इनके अपने भाई देंगे। वो उनके भाई अभी बैठे में, उनसे पूछे वो जमानत जो दी थी उसका क्या बना। और सर ECL से नाम जो निकालने की बात थी,
सर मैं वही तो बोल रहा हूँ, जब कोर्ट ने बोल दिया कि इसको जाने दो, तो ईसीएल से कैसे नहीं निकालेगी हुकूमत यार? कोर्ट कह रहा है इसको जाने दो और कोई जमानत की जरूरत नहीं, सिर्फ शख्सी जमानत। वजीर आजम साहब ने भी कहा था ना, मुझे रहम आ गया सर, प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था उन्हें रहम आ गया, और वो कह रहे थे सर कि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं सच्ची बात बताऊं, रहम तो हम सबको आता था। वो आजकल सोशल मीडिया पे तस्वीर आप हम सब भूल गए हैं। वो उनकी तस्वीरें देखें मियाँ साहब की उस वक्त की, वो बेचारे वाकई में ऐसे लगता था पता नहीं दोपहर तक भी बचेंगे नहीं बचेंगे। हम सब दुआ मांगते थे कि अल्लाह ताला इनकी सेहत बेहतर करे। वो अभी जहाज पे चढ़े नहीं थे तो वो इतने बड़े बड़े लाल रंग के अंगूर खाते हुए ऐसे माशाल्लाह सेहतयाब नजर आ रहे थे, और अभी तो वो ऐसे ऐसे करके तकरीरें करते हैं, गुरा गुरा के, जैसे वो बड़े वाला भालू नहीं होता, वो ऐसे ऐसे तकरीरें करते हैं वहां पे बैठ के। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सेहत तो अल्लाह ताला बाकी सारे पाकिस्तानियों को भी दे। कराची पैकेज, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं 1 रुपए अभी तक उसका नहीं मिला। सर क्या स्टेटस है? कल मुस्तफा कमाल साहब भी परसों चौथ कह रहे थे, आपसे ज्यादा चाहिए उस कराची पैकेज की क्या सच सिचुएशन है? ये वैसे मैं उनकी तकलीफ जो है ना, ये वाकई में फील करता हूँ, ये वाकई में बहुत जुल्म हो रहा है कि उनको आदत इतनी है कि अवाम के जो तरक्याती बजट के पैसे हैं वो उन्हीं के अकाउंटों में जाते हैं। उनको सारी जिंदगी वो सारी जो बादशाहत करते हैं ना, जिंदगी में कभी एक धेरे का काम तो किया हुआ नहीं है, कभी उंगली नहीं उठाई काम करने के लिए। वो आपने पढ़े हैं ना इनके केसेस, वो वही कॉन्ट्रैक्टर से जा रहा है पैसा, उसके अंदर उसी पैसे के अंदर से अपने बिलावल हाउस की भी ग्रोसरीज खरीदी जा रही हैं आगा स्टोर से, उसी से अयान अली के टिकट भी खरीदे जा रहे हैं, उसी से बिलावल के टिकट भी खरीदे जा रहे हैं। सो ये वाकई में ये तकलीफ तो मैं उनका पेन में फील करता हूं कि 1100 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं, उसमें से 1 रुपया भी उनके पास नहीं जा रहा ना, इंशाल्लाह जाएगा। ये हमने बिल्कुल वाजे कर दिया था। वफाक ने जो काम करने हैं, जो 700 अरब रुपए से ज्यादा के काम है, जिसके ऊपर रोजाना की बुनियाद पे हमारा काम हो रहा है। जैसे आपको पता है कि जो बड़े मंसूबे होते हैं उसमें जो पहले काम होता है वो प्लानिंग का होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, टेंडरिंग होती है, सिलेक्शन कंसल्टेंट्स अपॉइंट होते हैं, फिजिकल काम बाद में शुरू होता है। तो वो काम हमारा जबरदस्त चल रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान के अवाम से उमूमी तौर पर और कराची के अवाम से खुसूसी तौर पर हमारा वादा है, वाकई में इनको 11 रुपए क्या 11 आने नहीं मिलने देंगे। सर ये कराची के हवाले से ये खबर भी आज आई है, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? DGISPR साहब की जानिब से जो सिंध IG के वाक़े पर उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारान थे उनका तयन करके उनको जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है, क्योंकि इस हवाले से भी PDM में और लास्ट जो मीटिंग हुई तो नवाज शरीफ साहब का कहना था कि उस पर अब तक जो है 10 दिन का कहा गया था, वो फैसला नहीं आया। तो इस पे आप कहना चाहेंगे कि आज जो है ये आया है खबर के जो जिम्मेदारान थे उनको वाक़े से उनको अपने पोस्टों से हटा दिया गया है? अच्छी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, रेड लाइंस कहीं पर भी नहीं क्रॉस होनी चाहिए असद उमर साहब? जी मुझे पहली बात तो कि क्या हुआ है, क्या फैसला और उन्होंने क्या कहा है, ये मुझे नहीं पता। ये मुझे आपके जरिए भी पता चल रहा है, तो मुझे नहीं पता उसकी तफसील क्या है। बट उसूली तौर पे बिल्कुल इसमें क्या दो राय हो सकती है, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। अगर कोई रेड लाइन है वो क्रॉस की गई है तो वो बिल्कुल क्रॉस नहीं करनी चाहिए, और जिसने भी की है उसको उसका बिल्कुल मंतकी जो फैसला है उसके ऊपर वो भी करना चाहिए। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है कि अगर किसी ने सुबह 6 बजे जाकर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया है तो ये कोई इतना बड़ा वो सियासी टार्जन नहीं थे जिनके लिए इतनी बड़ी को कमांडो एक्सरसाइज करने की जरूरत थी। कहते चादर और चार दीवारी की पामाली की गई थी सर। और यकीनन सर वो छोड़ दें, मैं बार बार बोलता हूँ ये इस तफसील में ना जाएं। अगर तफसील में इसमें जाएंगे ना तो जरा शर्मिंदगी होगी, तो इसको छोड़ दें। अच्छा। लेकिन मैं तो सिर्फ ये बात करता हूँ कि जो बयानात मैं सुनता हूँ मुस्लिम लीग नून वालों से और अपोजिशन वालों से, तो उनको वाकई में इस बात का ज्यादा गहरा सदमा है कि चंद घंटों के लिए कैप्टन सफदर को एक परेशानी देखनी पड़ी। मेरे लिए कैप्टन सफदर साहब से ज्यादा मोतबर एक शख्सियत है और उनका नाम है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। बिलाशुबा मेरे लिए पाकिस्तानी होते हुए ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है कि कायदे आजम के मकबरे के ऊपर सियासी नारेबाजी की गई। जंगला फलांग के कैप्टन सफदर कायदे आजम की कब्र के ऊपर उन्होंने छलांगे लगाई, सियासी नारे लगाए, उन्होंने बेहुरमती की। पाकिस्तान के मोहसिन आजम, पाकिस्तान के बानी, जिसको अंग्रेजी में फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, मेरे लिए इससे बड़ी रेड लाइन को हो नहीं सकती। और वो रेड लाइन जो क्रॉस हुई है, हम उम्मीद करते हैं कि उस रेड लाइन की सजा भी दी जाएगी। सर वो FIR के बारे में कहा जा रहा है कि वो फेक है। वो जिन शख्स की वकास साहब जो कि हलीम आदिल शेख के नेफ्यू थे वो उस जगह पर मौजूद ही नहीं थे। तो कल ये भी पता चला है कि जो FIR में ये इल्ज़ाम था तो वो जो कंप्लेनेंट हैं
वो मौके पर ही नहीं मौजूद थे असद साहब। तो मेरे ख्याल में बेहतर यह है कि वजारत करे जो कायद आज़म के मिजाज की बेहरमती है। मुझे उस कंप्लेनेंट से क्या इंटरेस्ट अनवार? सर वो पीटीआई के आपके जो सिंध के पार्लिमानी लीडर है उनके भतीजे हैं ना सर। सर सुन लेना, ये नहीं 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 नहीं, ये जो है ना इधर उधर की बात नहीं, मुझे डायरेक्ट जवाब दें इस बात का, क्या कायदे आजम की कब्र के ऊपर सारे पाकिस्तान ने कैप्टन सफदर को नाचते हुए छलांगे लगाते हुए देखा या नहीं देखा? बिल्कुल देखा। क्या उन्होंने वहां पर खड़े होके कायदे आजम के मजार की बेहुरमती की या नहीं की? क्या मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान है या नहीं है? मुझे इन चीजों का जवाब चाहिए। मुझे क्या वकास कौन है, वकास जो हो या ना हो, मेरा इंटरेस्ट जो है वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। अगर वो वीडियो फेक थी, अगर वो कह रहे हैं कि आपने नहीं देखा, ये सियासत भूल जाएं, आप ये तहरीक इंसाफ को भूल जाएं। अनवारुल हसन, आप रात को सोएंगे तो सोते वक्त ये याद रखिएगा कि वो शख्स जिसने इस मुल्क को आजादी दिखाई, इस वक्त मुसलमानों के साथ इंडिया में क्या हो रहा है को देख रहे हैं आप, भारत के साथ कश्मीर में जाएं, उनसे पता करें कि पाकिस्तान की आजादी चीज क्या है। वो मरता है आज तो वो कहता है कि मुझे पाकिस्तान के झंडे में दफनाओ। वो शख्स जिसने हमें वो आजादी दी थी, अगर हम उसकी बेहुरमती बर्दाश्त कर सकते हैं तो हमें डूब मरना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ही बर्दाश्त करना चाहिए। लास्ट में बता दीजिएगा असद उमर साहब, प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन यूएसए के, उन्होंने कहा है कि जो पोलराइजेशन अमेरिका में हमने इंतखाबात में देखी और नताइज के हवाले से भी, उन्होंने कहा वक्त आ गया है कि हमारी जो ये सियासी इख्तलाफ दुश्मनी नहीं है, हमें सबको साथ लेकर चलना। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुझे भी बाज़ ऐसे महसूस होता है कि पीटीआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान या जेयूआईएफ के दरमियान पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में भी सियासी इख्तलाफ होना चाहिए, सियासी दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए? कैन वी लर्न समथिंग फ्रॉम जो बाइडेन कमेंट्स? जी ये देखें, जो बाइडेन से हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ये हमें जो है, लेकिन हमारे यहाँ तो लड़ाई है ना सर। बुनियादी उसूल हैं जिंदगी के। हाँ नहीं, सुन लेना, हमारे जो बुनियादी असूल हैं वो हमने अपने दीन से सीखे हैं, हमने अपने माँ बाप से सीखे हैं। तो जो बाइडेन ने जो बात की है वो भी बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हमें जो बाइडेन की बात का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपने घरों में यही बात सीखी है, लेकिन ज़रा सा तफरीक जो करने की ज़रूरत है वो है सियासत और जुर्म के अंदर। ठीक, जो बाइडेन या अमेरिका का कोई भी सियासतदान आपको ये नहीं कहेगा कि अगर आपने जुर्म किया है तो क्योंकि आप सियासतदान हैं इसलिए सियासी रवादारी की वजह से जुर्म के ऊपर पर्दा डाल दिया जाए। जुर्म जुर्म है, सियासत सियासत है। आपने पहले जिक्र किया, आपने देखा था कौमी असेंबली के अंदर जब वो करारदाद की मामला आया था, मैं खुद चल के गया अपोजिशन बेंचेस के पास। मुझे कभी बाय द वे असेंबली के अंदर वर्किंग रिलेशनशिप के अंदर कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता है, कानून साजी करनी होती है, हम उनके साथ बैठ जाते। कोई भी जो कौम की बेहतरी का काम है वो हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक मुआशरा जो अदल और इंसाफ पर मबनी हो, एक मुआशरा जो कहता हो कि हम इस्लाम की तालीमात के ऊपर अपने कवानीन को बनाएंगे, उस मुआशरे के अंदर, उस मुल्क के कवानीन के अंदर, उस मुल्क की सियासत में इसकी बात की इजाज़त नहीं हो सकती कि मैं जो हूं अपने सियासी मुखालिफ या सियासी दोस्त के जुर्म पर पर्दा डालूं। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच असद उमर साहब कि आपने हमसे गुफ्तगू की। मुख्तलिफ नकात पर मबनी व्यूअर्स गुफ्तगू थी। असद उमर साहब का बहुत शुक्रिया। और एंड में हम भी अपील करेंगे कि कोरोना वायरस से मुतल्लिक जो SOPs हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, ह्यूमैनिटी का चैलेंज है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। हुकूमत और अपोजिशन के मामलात आगे कैसे बढ़ते हैं आने दिनों में हम उसका आता भी करते रहेंगे। जो आज की गुफ्तगू हुई इस पर अपना फीडबैक ट्विटर और फेसबुक पे जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी अगर सही रही तो कल रात 10:05 आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी प्रस्तुति को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।